नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ते हैं। मतलब जो इंडक्शन मोटर क्या होता है, आप देखते हैं ये एक स्टेटर होता है, रोटर होता है, घूमता रहता है। लेकिन हमें इसके बारे में अगर एनालिसिस करना है, यदि स्टडी करना है, तो मुझे इस मैकेनिकल पार्ट को इलेक्ट्रिकल पार्ट में, मतलब इस पार्ट को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, दूसरा रोटर का बनाना पड़ेगा। तो आज जो मेरा टॉपिक है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। मतलब इंडक्शन मोटर का हमें क्या बनाना है, रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो पहले इसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक फेजर समझ लेते हैं। ये कंप्लीट फेजर नहीं है, इसका फेजर, कंप्लीट फेजर तब बनाया जाएगा जब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में स्टडी कर लेंगे, तब इंडक्शन मोटर का हम लोग कंप्लीट फेजर डायग्राम पढ़ेंगे। अभी इसमें क्या है, टार्क के लिए हमने मात्र कि टार्क को कैसे हम मैक्सिमम कर सकते हैं या कैसे उसको कम कर सकते हैं या किस पर डिपेंड करता है, इसके लिए हमने एक फेजर डायग्राम बनाया है, जो कि ये गेट वगैरह में पूछे भी जाते हैं। तो हमने यहाँ पर दिए हैं फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है, एक स्टेटर होता है और ये रोटर होता है। इस एयर गैप में क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बहता है या फ्लो होता है। क्या ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो स्टेटर और रोटर का दोनों के द्वारा बहता है, और दोनों स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स दोनों की दिशा क्या होती है, सेम होती है, जिसकी वजह से इन दोनों का फ्लक्स का एक रिजल्टेंट फ्लक्स मिलता है, जिसको हमने मान लिया स्टेटर का ये फाई 1 है और रोटर का क्या है, फाई 2 है। तो इन दोनों का क्या करते हैं, फेजर सम कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, फाई आर मिलता है। ये रिजल्टेंट फ्लक्स भी इसी एयर गैप में फ्लो होता है। इस रिजल्टेंट फ्लक्स क्या करता है, स्टेटर कंडक्टर को भी और रोटर कंडक्टर को भी क्या करता है, कट करता है, जिसकी वजह से स्टेटर कंडक्टर और रोटर कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस ईएमएफ को हमने बोल दिया E1 और इस ईएमएफ को बोल दिया E2। आपको पता है, वही हमने लिखा है कि इंडक्शन मोटर की एयर गैप में स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स का रिजल्टेंट फ्लक्स के द्वारा स्टेटर और रोटर के वाइंडिंग में क्या पैदा होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है। आपको पता है, जिसकी वजह से जो फ्लो, मतलब जो इंड्यूस होता है या जो पैदा होता है, वो 90 डिग्री लैग करता है जिससे वो पैदा होता है। मतलब फ्लक्स की वजह से E1 और E2 पैदा हुआ है, या बोल सकते रिजल्टेंट फ्लक्स की वजह से E1 और E2 पैदा हुआ है। अतः E1 और E2 फाई आर से, मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। लैग मतलब जो घड़ी की दिशा में आगे होता है उसको लैग कहते हैं, या दूसरी तरह से इस बोल सकते हैं, जो घड़ी की उल्टी दिशा में आगे होता है वो लीड कहलाता है और दूसरा वाला लैग कराता है। तो ये घड़ी की अगर बात करें तो घड़ी की उल्टी दिशा में ये आगे है, इन दोनों में ये क्या आगे, तो ये 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। क्लियर है। अब देखिए, तो हमने पहले क्या ड्रा करेंगे, पहले हम फाई आर ड्रा करेंगे, और फाई आर से मुझे क्या मिला, एक E1 मिला और एक E2 मिला। इसको E2 बोल देते, इसको E1 बोल दे, बता रहे हैं ऐसा क्यों किया। तो ये आपको 2 लाइन मिलेगा, ये पॉइंट लेन है। अब देखिए क्या है, जो ये रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या है, इन दोनों का सम है, फाई 1 और फाई 2 का सम है। एक चीज़ समझते हैं, होता क्या है, करंट क्या करता है, मान लें लैग कर रहा है। क्यों लैग कर रहा है, क्योंकि ये प्योर रजिस्टिव सर्किट तो होता नहीं रोटर, अतः क्या करेगा, करंट क्या करेगा, लैग करेगा। अब ये करंट लैग करेगा, यहाँ से भी देख सकते हैं, अब ये करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो फाई 2 भी क्या है, उसी की दिशा में होगा, फाई 2 भी इसी की दिशा में होगा। ठीक है। अब फाई 2 इसी की दिशा में है, और फाई आर हम लोगों ने अभी पढ़ा है, फाई आर इक्वल टू क्या होता है, फाई 1 प्लस फाई 2 का एल्जेब्रिक सम होता है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले
फाई आर ड्रा किया और फाई आर के साथ हमने ये E1 और E2 ड्रा किया। E1 क्या होता है, बड़ा होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और E2 में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, मतलब रोटर में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, इसलिए छोटा बनाया गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो फाई, अब मुझे क्या है, इस अगर फाई 2 की बात करें, फाई 2 इक्वल टू ले सकते हैं फाई आर माइनस फाई 1। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस फाई आर में क्या करें, फाई 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फाई 2 तो की दिशा इधर है, तो इसकी हम दिशा क्या बना दिए, उल्टी बना दिए। देख रहे हैं, इसकी हमने दिशा उल्टी बना दिया। अब उल्टी बनाने पर क्या हो गया, हमें ये मुझे फाई 1 प्राप्त हो गया। फाई 1 नहीं, सॉरी, इसको अगर हम क्या करें, इसको फाई 2 करना चाहिए, तो ये फाई 2 है और ये क्या है आपका फाई 1 है। तो इस तरह से हमें फाई 1 मिल गया। क्लियर है? वही हमने यहाँ से क्या है, ये हमने लिखा था क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा क्या होता है, पावर फैक्टर एंगल। तो हम किसके बीच में लेंगे, E2 और I2 के बीच में जो एंगल बना है वो थीटा 2। तो थीटा 2 का जो फार्मूला होता है, इसका हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू होता है x/r। तो रोटर का जो रिएक्टेंस होता है वो x2 हमने माना है और रोटर का रेजिस्टेंस R2 माना है, तो x/x2/r2 आ गया। ठीक है, अब हम और चलते हैं, थोड़ा सा इसको बाद में हम और पढ़ेंगे, ये स्टैंड स्टिल कंडीशन के लिए, क्योंकि x पर क्या करता है, ये x s पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। इसको हम आगे अभी समझेंगे और अच्छे से। तो यहाँ से क्या हुआ, अगर जो टार्क लगता है, जो किसी मशीन में ये जो टार्क लगता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट टार्क और फाई 2 के बीच में क्या है, रिजल्टेंट फ्लक्स और फाई 2 के बीच के एंगल से क्या होता है कि बीच पर डिपेंड करता है। तो हमने लिखा फाई आर फाई 2 टार्क प्रोपोर्शनल टू फाई आर फाई 2 साइन एंगल बिटवीन फाई आर एंड फाई 2। तो फाई आर और फाई 2 के बीच में कितना एंगल है, ये तो 90 है और ये प्लस थीटा 2, तो 90 प्लस थीटा 2 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ से अगर देखेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा 2 को आप क्या ले सकते हैं, इसको आप क्या ले रहे हैं, कास थीटा 2 ले सकते हैं। अब आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि टार्क को मैक्सिमम होने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 1 होने के लिए तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब थीटा का मान बहुत कम होना चाहिए। तो थीटा का मान कम होने के लिए, अब देखिए थीटा का मान कम होने के लिए क्या पढ़ना है, थीटा इक्वल टू अभी आप कुछ देर पढ़े हैं tan इनवर्स x2/r2। तो ये क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपका 0 होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, आपका थीटा कम आएगा। या तो अगर x2 की वैल्यू 0 आ जाएगा तो थीटा भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू मतलब लीकेज रिएक्टेंस क्या होना चाहिए रोटर का, वो कम से कम होना चाहिए मैक्सिमम टार्क प्राप्त करने के लिए। तो इस इक्वेशन से क्लियर है कि थीटा 2 का मान कम होना चाहिए, अर्थात रोटर का लीकेज रिएक्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसीलिए एयर गैप क्या रखते हैं इंडक्शन मोटर में, कम से कम रखते हैं। अब बात करते हैं, ये तो अभी हम लोगों ने मोटर के लिए पढ़ा था, ये बात करते हैं अब जनरेटर की बात करते हैं, फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्शन जनरेटर। इसका भी फेजर पहले आप क्या खींचेंगे, फाई आर खींचेंगे, सबसे पहले फाई आर ड्रा किए, फाई आर और ये E1 E2 ड्रा किए। अब ये क्या होगा, हमेशा इस फाई आर से ये क्या करेंगे, दोनों लैग करेंगे। आपका करंट मान लिया, जैसे पिछले बार मैंने माना I2 लैग कर रहा है थीटा 2 डिग्री। अब जो इसका फ्लक्स बनाएंगे, ये चूंकि जनरेटर, तो इसकी दिशा क्या होगी, हमेशा उल्टी की तरफ होगी। क्लियर है? अगर अब इसमें देखेंगे, इस फाई आर और फाई 2 के बीच में जो एंगल आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो पूरा 90 डिग्री है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा 2। तो यहाँ से जो आपने टार्क इक्वल टू लिखा है, ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा, टार्क प्रोपोर्शनल टू फाई आर फाई 2 साइन 90 माइनस थीटा बाई 90 माइनस थीटा 2। तो यहाँ से अब क्या होगा, 90 माइनस थीटा, उसमें क्या आया था, 90 प्लस थीटा आया था, किसमें, 90 प्लस थीटा आपका मोटर में आया था, और जनरेटर में क्या आया, 90 माइनस थीटा 2। तो यहाँ से जो आ गया, तो
ये तो जनरल फार्मूला हो जाएगा। जनरल फार्मूला मतलब अगर प्लस है तो मोटर और माइनस है तो जनरेटर। तो यहाँ से क्लियर इस फिगर से भी समझ रहे हैं कि एक्स की वैल्यू जितनी कम होगी थीटा का वैल्यू उतना कम आएगा और इस तरह लीकेज आपका क्या होगा, कम होना चाहिए। वहाँ पर भी सत्य है और यहाँ पर भी सत्य है। एक चीज़ और, आपको पता है कि रोटर क्या करता है, रोटर स्टेटर को पकड़ने की कोशिश करता है तो टार्क भी उसी दिशा में लगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क जो है वो देखिए इस दिशा में लग रहा है। जबकि आपका क्या है, मोटर ये जनरेटर है, तो जो आप प्राइम मूवर से घुमाएंगे उसको क्या है, उसकी टार्क उल्टी दिशा में लगाएंगे, तभी ये क्या होगा, पावर जनरेट करेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं, अब हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट सर्किट पर आते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ये प्लस वाला क्या होगा और माइनस वाला क्या होगा। फिर से वापस, तो हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है और दूसरा रोटर होता है। आज हम लोग इस टॉपिक में रोटर ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में स्टेटर पढ़ेंगे। स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट आसान होता है, जैसा कि ट्रांसफार्मर जैसा होता है, इसलिए इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं एट स्टैंड स्टिल कंडीशन में, जब क्या है आपका स्टेटर, ये रोटर क्या है, रुका हुआ है, मतलब एनआर की वैल्यू क्या है, 0 है। जब आपकी एनआर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो उस समय स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 तो NS अपॉन NS स्लिप 1 आ जाएगा। यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए क्या है, तो जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, FR = S × FS, मतलब जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी वो स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। अर्थात अगर स्टेटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो रोटर की भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। चूंकि यहाँ पर स्टैंड स्टिल कंडीशन पर लिए हैं तो E2 = 4.44 T2 5S, और ये मतलब स्टेटर की फ्रीक्वेंसी रोटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है। अब बात करते हैं रनिंग कंडीशन में। हमेशा दो कंडीशन लेंगे, एक स्टैंड स्टिल कंडीशन और दूसरा रनिंग कंडीशन। तो रनिंग कंडीशन में आप देख रहे हैं कि आपका रोटर क्या होगा, इसकी स्पीड 0 से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर स्लिप की वैल्यू क्या आएगी, स्लिप की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब 0 से ज़्यादा आएगी, वहाँ पर 0 आ रही थी। अब यहाँ पर जो आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे E2 = चूँकि यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर FR लिखते हैं, और FR की वैल्यू क्या होती है, S × FS, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए क्या है, इसका मतलब जो वोल्टेज आया, इन दोनों से अगर ध्यान दीजिए तो ये क्या है, ये वोल्टेज स्टैंड स्टिल है और ये क्या है, रनिंग है। तो यहाँ से ये क्या है, ये हट जाए, ये हटा दीजिए, तो ये पूरा क्या है, ये पूरी स्टैंड स्टिल वाली है, मतलब ये क्या है, S × E2 आ जाएगा। यहाँ देखिए S × E2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका S × E2 आ गया। मतलब रोटर क्या है, अगर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो उस समय उसमें EMF ज़्यादा जनरेट होगा, और जब वो रन करने लगेगा तो उसमें क्या होगा, स्लिप के अकॉर्डिंग उसमें EMF क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। यदि रोटर क्या हो जाए, सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगे, यदि रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगे तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और रोटर में कोई EMF नहीं पैदा होगा। ठीक है, क्यों नहीं पैदा होगा, क्योंकि जैसे ये क्या है आपका, ये आपका रोटर है, ये क्या स्टेटर है, और ये क्या है, ये आपका रिजल्टेंट फ्लक्स है जो किस स्पीड से घूम रही है, मान लेते हैं NS स्पीड से घूम रही है, और रोटर भी क्या है आपका NS स्पीड से घूम रहा है। तो ये दोनों जो ये फ्लक्स फील्ड होगा या फ्लक्स होगा, इस स्टेटर के इस रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, स्टेशनरी होगा, अतः ये इसको क्या करेगा, कट नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसमें कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं लीकेज रिएक्टेंस की लीकेज रिएक्टेंस ऑफ रोटर। इसके अंदर क्या होता है, रोटर में दो होते हैं, एक R होता है, एक X होता है, दो ही तो होंगे किसी भी। मान लेते हैं कि रोटर क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में, तो NR = हमने मान लिया 0 मान लिया, और X = आपको जानते हैं X = क्या होता है, ω/L, और ω/L = क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf × L। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या है, रोटर की फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा S2 = 2πfR × L2 लिखा, चूँकि इसका वो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस है। अब यहाँ पर FR की जगह क्या लिखेंगे, S × FS लिखेंगे। अब चूंकि पता है यहाँ पर S की वैल्यू क्या है, 1 रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, S2 = 2πfS
L2 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि उसका लीकेज जो लीकेज रिएक्टेंस क्या होगा, स्टैंड स्टिल कंडीशन में H2 है। अब बात करते हैं अगर रोटर क्या करने लगे, रन करने लगे, तो रन करने लगेगा तो क्या होगा, S की वैल्यू 1 से 0 से ज़्यादा आने लगेगी। अब जब 0 से ज़्यादा आने लगेगी तो FR की वैल्यू आपका क्या रखना पड़ेगा, S इंटू FS लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपने लिखा था S इंटू FS, क्योंकि अब क्या S की वैल्यू 1 नहीं है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए तो इस पूरे पोर्शन को, इस पोर्शन और ये पोर्शन को क्या कर लिए, हटा दीजिए, तो ये किसके बराबर है, इस x2 के बराबर है। तो x2 डैश मतलब रनिंग कंडीशन के लिए जो x2 डैश आएगा वो क्या आएगा, s इंटू x2। ये भी उसी तरह बिहेव कर रहा है, इस तरह ये उसी तरह मतलब अप्लाई, इस पर वही नियम अप्लाई हो रहा है जैसे रोटर के, जैसा कि रोटर के इंड्यूस ईएमएफ पर सप्लाई हो रही थी। वहाँ पर आप देख रहे थे E2 डैश इक्वल टू आ रहा था SE2। तो यहाँ पर भी क्या रहा है, वोल्टेज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और यहाँ पर लीकेज रिएक्टेंस भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ रोटर की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ रोटर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, आपको भी पता है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कौन सा एलिमेंट होता है जो जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, तो रेजिस्टेंस होता है जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। अब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा तो क्या होगा, ये हर कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या लेंगे, सेम लेंगे। मतलब आर की वैल्यू अगर 4 ओम है तो 4 ओम लेंगे। अब बात करते हैं इम्पीडेंस की, बात करते हैं। इम्पीडेंस में क्या होता है, आर होता है और एक्स भी होता है। अतः क्या होगा, ये क्या करेगा, ये स्लिप पर डिपेंड करेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, और फ्रीक्वेंसी किसके अनुसार बदलती रहती है, स्लिप पर बदलती रहती है। तो यहाँ से J2 इक्वल टू लिख रहे हैं, J2 इक्वल टू लिख रहे हैं R2 प्लस JX2 लिख रहे हैं। R2 प्लस JX2 में अगर हम बात करें, ये क्या स्टैंड स्टिल कंडीशन में, इसलिए हमने S नहीं लिखा है। अब बात करते हैं फॉर रनिंग कंडीशन में, तो रनिंग कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर S आ जाएगा। यहाँ पर X2 डैश कर लेते हैं, कोई वो नहीं, ठीक है, ये सही है। अब बात करते हैं ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर S आ जाएगा। अब यहाँ से अगर Z2 की एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू SX2 है, तो हमने भी यहाँ पर SX2 लिख दिया। और थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x बाई आर। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, S इंटू x2 और R2 है। क्लियर है। तो ये समझिए, तो ये मेरा एक इम्पीडेंस आया, और ये चूंकि क्या आएगा, ये ठीक है, और थीटा 2 की वैल्यू है वही हमने पुटअप की दिया जो यहाँ लिखा था। अब बात करते हैं रोटर करंट की, बात करते हैं। तो रोटर करंट भी क्या है, ये चूंकि उसका वोल्टेज क्या हो रहा है, बदल रहा है, मतलब रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है E2 वो भी क्या हो रहा है, स्लिप पर बदल रहा है, इसलिए करंट भी क्या होगा, वो भी बदलेगा। तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो यहाँ पर भी क्या है, ये E2 है, और चूंकि स्टैंड स्टिल कंडीशन लिए है इसलिए S की वैल्यू 1 रहेंगे। तो यहाँ चूंकि S होता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, इसलिए ये नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ से R2 बाई SX2, यहाँ देख रहे हैं S, लेकिन S की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये आ गया आपका। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं रनिंग कंडीशन में। तो रनिंग कंडीशन में क्या है, E2 के साथ भी S जुड़ जाएगा और X2 के साथ भी S जुड़ जाएगा। तो यहाँ से R2 इक्वल टू SE2 R2 स्क्वायर प्लस XS2 के स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये जो आप Z निकाले थे, ध्यान दीजिए, जो आप यहाँ Z निकाले थे इसके साथ क्या था, tan इनवर्स था। अब इसके साथ भी जब tan इनवर्स आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इससे इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, इससे अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो कैसा बनेगा, तो ये SE2 ये वोल्टेज हो गया, ये R2 हो गया, और ये क्या हो गया, SX2, ये SX2 आ गया। देखिए दोनों सीरीज में है। अब चूंकि ये क्या कर रहा है, इसको हमने वेरिएबल इसलिए बनाया क्योंकि S की वैल्यू क्या करती है, बदलती रहती है, अतः इसको हमने वेरिएबल बना दिया। इस समय इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि आपने SA2 लगाया है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी, रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, S इंटू FS हो जाएगी। वही हमने लिखा S इंटू FS हो जाएगा, ये स्टेटर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है।
अब बात करते I2 की वैल्यू क्या होगी। I2 की वैल्यू जो हमने लिखा था वही एज इट इज लिखा है। यहाँ से I2 की वैल्यू पुनः लिखेंगे तो अगेन हमने वही टाइप लिख दिया। नहीं, हमें क्या करना, हमने क्या किया, यहाँ पर S को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लिए। यहाँ पर जब आप S कॉमन ले लेंगे तो इसका S बाहर निकल जाएगा और ये S क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा। तो इससे फ़ायदा ये हुआ, अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो हो गई वो क्या हो जाएगी, वो स्टेटर फ्रीक्वेंसी हो गई। इसलिए हमने ऐसा बनाया है क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको जब स्टेटर से जोड़ेंगे तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी और रोटर की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए, तभी हम दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्लिप को बाहर निकाल दिया। स्लिप को बाहर निकालने से इसका वोल्टेज क्या हो गया, अब ये स्टैंड स्टिल कंडीशन का वोल्टेज आ गया। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। अब बात करते हैं, तो यहाँ से अगर I2 इक्वल टू आया तो I2 इक्वल टू, अब ये जो फ्रीक्वेंसी इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो पहले क्या था, पहले इसमें आपका ध्यान दीजिए, पहले आपका यहाँ पर कुछ नहीं था और यहाँ पर S था। तो S से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको भी S से डिवाइड कीजिए, इसको भी S से डिवाइड, तो यहाँ पर ये S हट जाएगा और यहाँ पर भी ये S हट जाएगा। तो जो आपने फाइनल सर्किट आपने देखा, देखिए यहाँ पर भी R2/S आ गया और ये JX2 आ गया, ये E2 आ गया। अब R क्या होने लगा, स्लिप के अकॉर्डिंग बदलने लगा, इसलिए हमने इसको वेरिएबल बना दिया। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब रोटर में इनपुट पावर कितना। तो आपने ये रोटर का जो मिला, ये इक्विवेलेंट सर्किट आया, इसको और हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम बाद में करेंगे, किसी और लेक्चर में करेंगे। पहले हम थोड़ा सा समझते हैं रोटर में इनपुट पावर कितना गया। तो ये जो रोटर था इसके अंदर कितना पावर इनपुट गया। तो रोटर में जो पावर जाता है तो कहाँ जाता है, आप देख रहे हैं ये स्टेटर के से ये रोटर में पावर जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एयर गैप पावर, ये एयर गैप से इसके अंदर पावर जाता है। इसलिए क्या करते हैं, तो रोटर में जो इनपुट पावर जाता है वो एयर गैप से मिलता है, इसलिए रोटर के इनपुट को भी क्या बोलते हैं, एयर गैप पावर कहते हैं। तो PG इक्वल टू क्या लिखेंगे, E2 I2 cos थीटा 2, क्योंकि अगर आप यहाँ देखिए तो E2 I2 और cos थीटा 2 का हमने फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ से cos थीटा 2 क्या लिखेंगे, पर फेज रोटर मतलब R/X होता है, तो ये क्या होगा, पर फेज रेजिस्टेंस और पर फेज इम्पीडेंस। क्योंकि इसमें 3 फेज होते हैं तो एक फेज का आप निकालेंगे, और जब एक फेज का पावर निकाल लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 फेज पावर निकल जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा 2 इक्वल टू क्या आ गया, तो रेजिस्टेंस कितना आया था, R2/S, यहाँ से देख लीजिए R2 क्या आया था, S आया था। और इम्पीडेंस की बात करते हैं तो R2/S का होल स्क्वायर प्लस SX2 निकल गया। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे चले तो PG इक्वल टू E2 को तो हमने एज इट इज लिख दिया, और I2 को देखिए हमने कुछ देर पहले लिखा था, इसको हमने उठा करके यहाँ लिख दिया। तो ये क्या आ गया, आपका I2 आ गया। और cos थीटा 2 का R/X ये भी हम पहले निकाल चुके हैं। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये E2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इसका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये रूट हट गया, और R2/S ये आ गया। ध्यान से देखिए तो ये किसके बराबर है, ये I के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। तो I स्क्वायर R2/S, मतलब जो रोटर में पावर इनपुट गया वो किसके बराबर है, वो I2 स्क्वायर R2/S, I2 स्क्वायर R2/S के बराबर होता है। मतलब हमने वही लिखा है, इस इक्वेशन से क्लियर है कि पर फेज इनपुट पावर का मान I स्क्वायर R2/S, मतलब जो रोटर में पावर जा रही है, जो रोटर में अंदर इसके अंदर पावर जा रही है वो क्या है, I2 स्क्वायर, ये करंट I2 है तो I2 स्क्वायर R2/S हो जाए। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें पावर कोई भी डिसिपेट नहीं होती है, तो सारा पावर इसके अंदर चला गया। तो यहाँ से भी आप क्लियर है कि रोटर के अंदर जो पावर गया वो क्या है, I2 स्क्वायर R2/S हुआ। अब हम बात करते हैं कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस चूंकि इसके अंदर बाइंडिंग तो है, इसके अंदर पावर इतना घुसा, इसके अंदर पावर घुसा I स्क्वायर R2/S, लेकिन इसमें लॉसेज कौन कौन से होंगे, इसके अंदर पहला लॉसेज तो क्लियर है कि कॉपर लॉस हो जाएगा। तो कॉपर लॉस को अगर आप माइनस कर दीजिए जो आपने एयर गैप पावर, आप सोचेंगे इसमें हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस भी होगा। हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो फ्रिक्वेंसी आती है आपको पता है F2 इक्वल टू SF1, या हमने यहाँ पर दूसरा फिगर फार्मूला लिखा था FR इक्वल टू S इंटू FS लिखा था। चूँकि इसकी स्लिप वैल्यू बहुत कम होती है तो
यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज आता है, इसलिए जो हिस्टैरिसीस लॉस एडी करंट लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अतः इसमें एडी करंट लॉस या हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होगा, इसमें मात्र ओनली कॉपर लॉस होगा। और घूमने की वजह से फ्रिक्शन लॉस होता है, जिसको हम लोग, वो तो तब होगा जब वो मोटर घूमेगा। तो अगर हम बात करें कि इसके अंदर कितना पावर बचा, तो जो आपने टोटल पावर तो पीजी दिया था, इसमें से कॉपर लॉस माइनस कर देंगे, तो ये जो पावर बचेगा वो क्या करेगा, रोटर को घुमाएगा। और रोटर को घुमाने वाले पावर को क्या कहते हैं, मैकेनिकल डेवलप्ड पावर कहते हैं। वही हमने लिखा है, रोटर पावर में से क्या कर देंगे, यदि कॉपर लॉस माइनस कर देंगे तो मैकेनिकल डेवलप टार्क निकलेगा। तो यहाँ से आपको ने क्या किया, आई स्क्वायर R2/S और कॉपर लॉस I2² लिखे। तो यहाँ से अगर आप क्या ले, ये पूरा कॉमन ले लीजिए I2² R2/S, तो क्या बचेगा 1/S-1। तो यहाँ से और अगर क्लियर करेंगे तो ये क्या चाहे, यहाँ से अगर देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो 1-S/S, तो 1-S/S I2² R2/S। तो ये जो आया, ये क्या है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड आया। तो आपने जो आया था R2/S को आपने क्या किया, दो भाग में तोड़ दिया, एक R2 में तोड़ दिया, एक R2 1-S में तोड़ दिया। तो इसमें जो होगा वो क्या होगा, कॉपर लॉस इसमें होगा, और इसमें जो होगा ये मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा। क्लियर है। तो ये क्या होगा, ये आपका रोटर का कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट आया, ये फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट आया, और ये आपका क्या है, E2 है। क्लियर है। अब हम लोग और बात करते हैं पावर में, हम लोग सॉल्व किए थे। तो यहाँ से अगर देखेंगे PG, PCU, PMD, तो PG की वैल्यू क्या आई थी, PG की वैल्यू था, आपको पता है, I² R2/S आया था, ठीक है, ये PG। और PCU का वैल्यू क्या था, PCU का वैल्यू I² R2 था। और PMD का वैल्यू जो आया था वो क्या था, 1-S/S और R2² R2/S, ये आया था। इन तीनों को हमने क्या किया, देखिए लिख दिए, PG को वैल्यू यहाँ रख दिए, कॉपर लॉस की वैल्यू यहाँ रख दिए, और PMD की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। क्लियर है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, अगर हमने क्या किया, सबका हम न्यूमरेटर बराबर करना चाह रहे हैं, तो न्यूमरेटर बराबर करने के लिए हमने भी S/S से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, S/S से, और ये तो ऑलरेडी बराबर है। तो इसमें आप देखेंगे I² R2/S सब में कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या होगा, सब में ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो कॉमन आएगा तो उसको हटा लीजिए, तो क्या बचेगा, इसमें 1 हो जाएगा, ये S बच जाएगा, और ये 1-S बच जाएगा। तो इन तीनों में जो रिलेशन आया वो क्या है, PG = PCU PMD, मतलब एयर गैप पावर 1 था, उसमें क्या होगा, S लॉसेज हो गया, तो बचेगा क्या, 1-S बचेगा। क्लियर है। इसमें क्या होता है, आपस में कभी कभी रिलेशन भी पूछ लेता फार्मूले में कि PG = क्या होता है या PCU = क्या होता है। तो यहाँ से फार्मूले देखेंगे, PCU = होता है S × PG हो जाएगा, यहाँ से भी क्लियर है, S × PG हो जाएगा। और PMD का जो फार्मूला आ जाएगा, यहाँ से भी दे सकते हैं, 1-S PG हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों में हमें ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें PG, PCU और PMD में पूछे जाते हैं। इसके कई सारे क्वेश्चन आते हैं इस फार्मूले पर। मतलब जो मेरा फाइनल आया है, तो मुझे ये सब क्या होना, क्या क्या मुझे लर्न रखना है इसमें। पहली बात, PG का, PCU का और PMD का ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये क्या, I² R2/S, और ये आया था S PG आया था, और ये आया था 1-S PG आया था। ये सब तो होना चाहिए। इसका जो रोटर में EMF इंड्यूस होता है, उसकी क्या होती है, वो आता है आपका E2 = SE2। ये जो E2 है, ये स्टैंड स्टिल कंडीशन वाले की है। इसी तरह अगर हम लीकेज की बात करें, तो लीकेज में क्या हो जाता था, यहाँ पर X = क्या होता था, 2πf या ω/L बोलते थे। तो यहाँ से जो रोटर फ्रिक्वेंसी आती थी, अगर रोटर की हम बात करें तो ये रोटर है, तो ये रोटर की जो फ्रिक्वेंसी आती थी 2πS × fs × L2 आया था। तो यहाँ से आपका क्या आ गया था, X2 = क्या आया था आपका, ये क्या हो जाएगा, पूरा स्टैंड स्टिल कंडीशन वाला हो जाएगा। ये डैश मान लेते हैं, इसको कर लेते हैं चूँकि रोटर का है। तो यहाँ से हो जाएगा S × X2,
तो ये जो H2 है वो सब स्टैंड स्टिल है, और जो डैश वाला होता है वो रनिंग कंडीशन की बात करते हैं। तो इस पर अगर एक क्वेश्चन है जैसे आया था कि एक इंडक्शन मोटर है और उसका जो रनिंग स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होती है, मान लेते हैं 100 वोल्ट। ये क्या है आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, वोल्टेज क्या है स्टैंड स्टिल कंडीशन में है। अगर इसकी स्लिप की वैल्यू क्या हो जाए, स्लिप की वैल्यू 0.5 हो जाए, अब रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस होगी उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर हम स्लिप की वैल्यू उन्होंने क्या बोल दिया 5, मतलब एस की वैल्यू 0.5 कर दिया। हमें पता है जो E2 का फार्मूला होता है, E2 इक्वल टू होता है S इंटू, या E2 डैश इक्वल टू S इंटू E2 होता है। ये जो वोल्टेज होता है वो कौन सा होता है, स्टैंड स्टिल कंडीशन होता है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन मतलब ये क्या हो गया, आपका 100 वोल्ट है और स्लिप क्या है 0.5 है, तो कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। मतलब क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।